फिर जैसे तैसे ही सही उसने उसको आधे से ज़्यादा सूप पिलाया था कि अगर वो ज़िद्दी थी तो वो भी शेर था। उसके बाद आया मरहला मेडिसन का, जिस पर वो पूरी तरह अड़ गई। ईशल, हद है वैसे। कोई 2 साल का बच्चा भी अपनी माँ को ऐसे तंग नहीं करता होगा जैसे तुम मुझे तंग कर रही हो। यार, ये इतनी छोटी छोटी सी टैबलेट्स नहीं खाई जा रही तुमसे। मुँह खोलो, शाबाश, जल्दी करो। उसके सामने बैठते उसने टैबलेट निकाल कर उसके हाथ पर रखी। उरद शेर, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके ऊपर कर दूंगी वॉमिट। उसने कबल वक्त उसको नताइज से आगाह करना ज़रूरी समझा। नहीं होती वॉमिट, खाओ मेडिसन, बहाने मत बनाओ, वरना मैं फिर खुद खिलाऊंगा और फिर यकीनन कोई मसला नहीं होगा। मुझे नहीं पसंद, ये मेरा दिल ख़राब होने लगता है इनसे। वो किसी तो रजामंद ना थी, इस ऐसी की तैसी तुम्हारे दिल की। टैबलेट उसके हाथ में उठाते उसने बच्चों की तरह उसका मुंह खोलकर टैबलेट्स मुंह में डाली और ग्लास उसके मुंह को लगाया। उसने साथ नींद की गोली भी खिला दी थी ताकि वो पुरसकून होकर सो सके, वरना बुखार में उसको नींद नहीं आती थी तो तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती थी। इतना काम था जिसके लिए तुमने घंटे से नहीं नहीं लगाई हुई थी। इतना सा काम था जिसके लिए तुमने घंटे भर से नहीं नहीं लगाई हुई थी। जवाबन वो उसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अब ऐसे प्यार से तो मत देखो। उसने ट्रे उठाते साइड पर रखी और अपनी चाय का कप उसका वैसे ही पड़ा पड़ा ठंडा हो चुका था। चलो अब मुझे घूरना बंद करो और लेट जाओ। वह नरोटेपन से उसे घूरते वैसे ही बैठी रही। मतलब कि बोलते रहो, मैं अब नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। तुम्हें सिर्फ बात बात पर जिद करना, सबसे लाड उठवाना और दूसरों को इग्नोर करना आता है, मगर तुम इन सब चीज़ों में से एक भी चीज़ खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ये बात मालूम है अपने बारे में? दोबारा से वो अपनी जगह पर आकर वापस बैठ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपके तंज फिर कभी सुन लूँगी। वो जवाब देते वैसे ही नीम दराज लेटी आंखें मूंद गई। ठीक है, ठीक तो खैर तुम्हारा दिमाग भी नहीं है। चलो ये बहस फिर कभी सही। तो जान लेना तो जान ले लें, ख़त्म कर दें ये किस्सा। यकदम ही वो हाइपर होती उसके हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रखते कोई खपती ही तो लग रही थी। ईशल बस कर दो, ईशल बस कर दो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, ऐसे हाइपर नहीं होते, चुप हो जाओ, रेस्ट करो। उसके आंसू साफ करते उसने उसको रिलैक्स करना चाहा, मगर उसका ऐसा करना ही गज़ब हो गया। वो तो उल्टा और ज़ोरों शोर से रोने लगी। अच्छा सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब है, तुम मुझे जान से मार देना। यार, इतना रोने वाली क्या बात है इसमें भला? उसको अपने साथ लगाते कभी वो उसके बाल और कभी उसकी कमर थपथपाते उसे चुप करवा रहा था कि वो तो बौखला ही गया था। बस कर दें औरत शेर, प्लीज़ बस कर दें। गोली शायद आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिख गोली शायद अपना असर दिखा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हिचकियाँ लेते उसके सीने पर सर रखे बंद होती आंखों से वो बार बार एक ही जुमला बोल रही थी। तुम क्यों नहीं बस कर देती ईशल? मुझे जब जब ये लगता है कि अब मामलात कुछ ठीक हो गए हैं, तुम फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हो कि मुझे लगता है सब रायगा गया, हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। तुम्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था? उरद शेर का खुदा जानता है कि मैंने अच्छाई की नीयत से किया, जो भी किया। तुम हर्ट हुई, मैंने सब सहा। तुमने मुझ पर बेगैरती के, बददियानती के लेबल लगाए, मैंने सुने। तुमने खुल्लम खुल्ला मेरे सामने अपनी मोहब्बतों के ऐलान किए, मैं मिट्टी बन गया। उस पल मेरी गैरत ने कैसे इम्तहान दिए, जब मेरे निकाह में होते हुए मेरी बीवी मुझसे ये सब कहे, मगर मैंने बर्दाश्त किया, हर बार, हर बात सही, सिर्फ यही सोच कर कि तुम दुखी हो। मगर इस सब पर मुझ में क्या गुजरी, कभी वो तुम भी तो मुझसे पूछो ना। मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ सर टकराता फिर रहा हूँ, मैंने खुद को मशीन बना लिया मैंने। हर वक्त कोई काम चाहिए मुझे ताकि मुझे कुछ और सोचने का मौका ही ना मिले। तुम आओ, कभी पास बैठो, कभी इतना ही पूछ लो मुझसे कि उरद शेर तुम्हें क्या हुआ। वो बोल रहा था, जाने उसने सुना था या नहीं कि उस पल वो आंखें मूंदे उसके सीने पर सर रखे अब पुरसकून हो गई। शायद उसको नींद आ चुकी थी। यार, खुदा का कुछ खौफ कर लो तुम दोनों, मुझे कार्टून मत बनाओ। जायशा उनके हत्थे चढ़ी हुई थी और अब मिराल और मिनहल के हाथों उसकी कम बख्ती आई हुई थी। चुप करके बैठी रहो, वरना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपनी जेठानी जी के साथ ज़बरदस्ती करें। मिनहल ने उसकी पिंक लिपस्टिक का शेड चेंज करते रेड कर दिया। तुम्हें तो जाना था ना जुरेज के साथ, चली जाती ना, अच्छा होता। मैं तुम्हारे इन तजर्बात की नज़र तो ना होती। उन्हें दोबारा ऑफिस से कॉल आ गई थी, सो प्लान कैंसिल हो गया। शायद किस्मत को मेरे हाथों आपकी तैयारी मंजूर थी। मिराल ने उसके बाल कर्ल करते एक साइड को डाले। यार, पता नहीं कहाँ जाना है तुम लोगों ने, मुझे ऐसे तैयार कर दिया जैसे मैं किसी शादी पे जा रही हूँ। और ये लिपस्टिक का शेड देखो कितना ब्राइट लग रहा है। पिंक ठीक था ना यार, मगर मुझे तुम्हारी इस ब्लैक साड़ी के साथ रेड शेड लगा हुआ ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कसम से कातिल हसीना लग रही हो। बड़े भैया को यकीनन ज़रूर पसंद आएगा।
मगर तुम्हारे भाई को पसंद आना मुझे ख़तरे में डाल देगा। मनहूसो, हाय सच में क्या? वैसे हमारे भैया क्या वाकई इतने रोमांटिक है? एक्चुअली हम इमेजिन करना चाह रही हैं कि वो तन्हाई में इस मूड में कैसे लगते होंगे। अब वो दोनों उसकी टांगें खींच रही थी, आकर देख लेना कैसे लगते हैं, ताकि तुम लोगों को भी अच्छे से पता चल सके। उसने जवाबन चबा चबा कर बोला। हाय, हमें शर्म आएगी यार। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑफिशियल डेट। डूब मरो तुम दोनों, खामखा डेट बना दो तुम लोग ज़बरदस्ती। मिनल, मेरे ख्याल में जायशा ठीक कह रही है, सिर्फ एक कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है। वो तीनों कहका लगाकर हंस दी। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और जायशा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। स्याह रंग में वो अमावस का चांद ही लग रही थी। जिगर जिगर करता उसका सरापा उस पल उसको नए सिरे से ठिठकने पर मजबूर कर देता। फिर सर झटकते वो आगे बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम भाई। मिनहल और मिराल ने उसको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसने अपनी कैप उतार कर साइड पर रखते सलाम का जवाब दिया। भाभी कैसी लग रही हैं? मिनहल यकीनन जायशा को तंग करने के लिए कर रही थी ये सब। ये तो मैं आपकी भाभी को ही बताऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि मिराल और मिनहल ने एक दूसरे को देखते मुंह नीचे करते वहाँ से खिसक लेने में याफियत समझी। उन दोनों के जाते एक कमरे में खामोशी छा गई, जिस पर जायशा मज़ीद पजल हो रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा ही उसे देख रहा था। उसने उसकी बोलती निगाहों से बचने के लिए उठकर उसके कपड़े निकालने का सोचा कि वो कुछ देर के लिए मंजर से हटे। वो तेज़ी से उसके पास से गुजरकर कबर्ड की तरफ बढ़ी, जिस पर वो उसकी चालाकी को देखते खुलकर मुस्कुराया और उसके कदम पीछे ही मोड़ दिए उसकी तरफ। शादी के बाद छोड़ पहले दिन काम पर गया और वापसी पर ऐसा रूखा फीका इस्तकबाल, न सलाम, न दुआ, न हाल, न अहवाल। दैट्स नॉट फेयर मिसेस शाह। क्या ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा कि शोहर को वेलकम कैसे करते हैं? वो जो उसके लिए कपड़े निकाल रही थी, उसने पीछे से उसको जकड़ कर थोड़ी उसके कंधे पर टिकाई। मैं वो आपके कपड़े, अगर आप हसीन लगेंगी तो क्या ऐसे इग्नोर करेंगी मुझे? वो उसकी बात काटते हुए अपनी बात कर रहा था। मैंने कब ऐसे किया? उसने नरोठे से अंदाज में चेहरा मोड़कर देखना चाहा, मगर ऐसा करने पर उसका चेहरा उसके कंधे से टकराते शामिर के चेहरे के करीब तरीन हुआ। वो घबराकर चेहरे का रुख वापस मोड़ने लगी, जिस पर वो उतनी तेज़ी से उसके गालों पर लब टिका गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो जो तुम्हें मुझसे इश्क विश्क हुआ था, वो बस बातों की ही हद तक था, क्योंकि कोई अमली मुजाहिरा तो देखने को नहीं मिला अब तक। अब आप मुझे तंग कर रहे हैं, पीछे हटें। तंग तो तुमने मुझे किया हुआ था। अच्छे भले बंदे को पता नहीं क्या कर दिया। पहले हर वक्त तुम्हें आशिकियाँ सूझती थी और अब जब लड़का हाथ में कर लिया है तो नखरे करती हो। कितनी तेज़ हो तुम। अगर आपका हो गया हो तो मैं कपड़े निकाल लूँ? मेरे ख्याल में हमें कहीं जाना था। क्या हो गया? अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं यार, इतने से क्या होता है भला। लेकिन चलो वापसी पर सही। वो शराफत से हटा तो जायशा ने उसके कपड़े निकाल कर उसको जैसे तैसे फ्रेश होने के लिए भेजा। मोम को इन्फॉर्म कर देना, ओके? उसने पलट कर उसको रिमाइंड करवाया। वो उष्णा के रूम की तरफ बढ़ गई कि उन्हें बता दे कि वो लोग जा रहे हैं। वो उष्णा को इन्फॉर्म करके बीजान के कमरे में जाकर उनसे प्यार लेकर जब कमरे में वापस आई तो वो ब्लैक डिनर सूट में खुशबुओं में रचा बचा अपने ध्यान में खड़ा कलाई पर रिस्ट वॉच पहन रहा था। कितने टाइम बाद आज जायशा का फिर से दिल किया कि वो उसे बताए कि वो जायशा रहमान के लिए क्या है। वो चेहरा जो सबसे जुदा है, वो जायशा को सारी दुनिया से प्यारा है, मगर अब वो पहले की तरह बिला झिझक कुछ भी नहीं कह सकती थी कि पहले वो उसकी हर बात को इग्नोर कर देता था। मगर अब जो रिश्ता उनके दरमियान बन चुका था और उस रिश्ते की बिना पर जो इख्तियारात उसको हासिल थे, वो तो ऐसी किसी तारीफ़ के जवाब में उसको जान को ले आता, उसकी जान को ले आता। तुम्हारा ही हूँ, अगर तुम दो लफ्ज़ कह दोगी तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। वो उसको देखने में इतनी मगन थी कि उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो उसकी चोरी पकड़ चुका है। मैंने बता दिया है, अब चलें। जवाबन वो सिरे से इग्नोर कर गई। ये जो तुम इग्नोर करती हो ना, कमाल करती हो। उसके इसका जवाब मैं वापस आकर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी शुरू किया तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। वो इस बात को भी इग्नोर ही कर गई कि बात की बाद में देखेंगे, और आगे बढ़कर बेड पर अपनी बड़ी चादर उठाई और खोलते हुए कंधों पर डाली। माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। उसको साड़ी कैरी करना मुश्किल लग रहा था। हर कदम पर उसको लग रहा था कि उसका पाँव कहीं अटक जाएगा और वो गिर जाएगी। इसीलिए वो उसका हाथ थामे आराम आराम से सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब लाउंज में बैठे हुरिया और ज़ारून की नज़र उन पर पड़ी तो हुरिया ने पहली फुर्सत में उनकी नज़र उतारी। जायशा को मज़ीद शर्मिंदगी ज़ारून की मौजूदगी में। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो उसके लिए रजामंद न था। शुक्र है हमारे बेटों में से किसी को तो कुछ ख्याल आया कि बीवी को कहीं घुमाने फिराने भी लेकर जाते हैं। हुरिया ने उनकी तैयारी देखकर खुशी का इजहार किया। चलो अच्छी बात है। ज़ाहिर शाह ने बिस्मिल्लाह कर लिया तो बाकी सब भी उसकी देखा देखी शुरू हो जाएंगे। फिर तो आप यहाँ लाउंज में
बैठ कर देखा कीजिएगा, एक जोड़ा जा रहा होगा तो दूसरा आ रहा होगा। ज़ारून ने उसको अच्छे दिनों की नवीद सुनाई। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, खैरियत से जाओ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एंड आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा चाचू जान। ज़ाहिर ने उसको गले मिलते उसके कान में कहा, आसार बता रहे हैं बेटा जी के अकेले में तो अब तुम हमारी बहू को ही दस्तयाब हुआ करोगे सिर्फ। जवाबन वो भी ज़ारून था। उनसे इजाज़त लेकर वो दोनों आगे बढ़े। ज़ाहिर ने आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो कदम कदम पर उसको हैरान करता था। ये अंदाज़ ज़ाहिर मीर के हरगिज़ ना थे। बैठो, देख क्या रही हो? उसको वहीं जमे देख ज़ाहिर ने पलट कर देखा। मुझे ये एतराफ़ करने में कोई एतराज़ नहीं कि ज़ाहिर मीर ने मुझे पूरी तरह से हैरान किया है। हर कदम पर हैरतें रक़्म है। कोई इतना कैसे बदल सकता है? मैं शॉक्ड हूँ। डैड को हमेशा मम्मी के लिए बहुत पॉसेसिव देखा है मैंने, और वो हमेशा कहते हैं कि मर्द को अपनी औरत के लिए इतना ही पॉसेसिव होना चाहिए, इतना ही केयरिंग और लविंग होना चाहिए। मैंने पहले ही वाज़े किया था तुम्हें कि उतनी इज़्ज़त, उतनी अहमियत और मोहब्बत मिलेगी जितनी ज़ाहिर मीर की बीवी डिज़र्व करती है। और फिर जब तुम मेरे लिए ख़ुद को बदलने की कोशिश कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए वो मोहब्बत भरी निगाहें उस पर जमाते एक जज्ब से बोला तो ज़ायशा उसकी नज़रों और उसके लफ्ज़ों की खूबसूरती में ही खो गई। उन्हें खबर भी ना हो सकी कि किसी कैमरे की आंख में वो दोनों रोमानवी और मजनूनाना सा मंजर हमेशा के लिए कैद करवा चुके हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उसके पहलू में बैठते सवाल किया। ये तो पहुँचने पर ही पता चलेगा, उसने जवाब देते गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी सबक रवि से आगे बढ़ रही थी कि कुछ अनजाने से रास्तों से होते जब उनकी गाड़ी कुछ कुछ जाने पहचाने रास्तों पर आई तो वो कुछ उलझ सी गई कि उन्हें यहाँ से आगे जाना था या उन्हें यहीं रुकना था। अभी वो इसी सोच में थी कि गाड़ी एक झटके से रुकी और वैसे ही उलझी हुई सी रुख उसकी तरफ मोड़ गई। वो यहाँ से आगे पैदल जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। उसकी आंखों से वाजे था कि वो एक बार फिर से भरपूर हैरान कर चुका था उसे। घूम कर वो उसकी तरफ आया और उसका हाथ थाम कर बाहर निकाला। गाड़ी लॉक करते पलट कर उसकी शॉल ठीक की और खामोशी से उसका हाथ थामे आगे बढ़ा। ये परले दर्जे का बहुत छोटा सा मोहल्ला था जहाँ उस वक्त गलियों नुकड़ों पर मर्द हज़रात दिखाई दे रहे थे तो बच्चे उस वक्त भी गलियों में खेल रहे थे। वो हर चीज़ से बालातर बस चल रहा था और वो हर चीज़ से बेखबर उसके साथ चलते उसे ही देख रही थी। उसका हाथ थामे उसके हमकदम चलना, वो वजाहत का मुजस्मा, न जाने खुदा ने किस नेकी के बदले उसका हमसफ़र बना दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो मतलूबा घर के सामने खड़े थे। ज़ाहिर ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने ही मुस्तफ़ा कमाल खड़ा था। उन्हें देखकर वो खिल उठा। आपको बता नहीं सकता कि हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाकर आपने हमारा कितना मान बढ़ाया। वो खुशी से बोलता उन्हें घर के अंदर ले आया। जवाबन ज़ाहिर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया जबकि ज़ायशा नम होती आंखें लिए खड़ी थी। कैसी है मेरी पगली बिटिया रानी? ज़ाहिर से मिलने के बाद मुस्तफ़ा ज़ायशा की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? वो बमुश्किल खुद को कंपोज कर पाए। ये घर और इस घर के मकीन उसके लिए अजनबी नहीं थे। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यूं ही भटकती फिर रही थी कि घर जाना अब मुमकिन ना था और कोई ठिकाना उसके पास था नहीं, तब मुस्तफ़ा कमाल उसे अपने घर लाया था। मुस्तफ़ा एक मेहनती और ईमानदार ठेले वाला था। ज़ायशा के घर के रास्ते में वो दही बड़े लगाता था। अक्सर व बेशतर वो उसके पास रुक जाती। वो बहुत थोड़ी कीमत पर बहुत अच्छे दही बड़े बेचता था। यूं ही एक दिन ज़ायशा ने बैठे बिठाए इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया तो बातों बातों में पता चला कि उनकी एक ही 17 साल बेटी है जिसकी कुछ माह पहले तबई मौत हुई थी। फिर तब से उसकी कुछ इमोशनली अटैचमेंट भी हो गई उससे। सरफिरी तो शुरू से ही थी तो उसके साथ उसकी बीवी से घर जाकर मिल भी आए। तो ऐसे करते करते काफ़ी सलाम दुआ बढ़ा ली उसने उन दोनों मियाँ बीवी से। वो दोनों भी बेटियों की तरह उसकी आमद पर बहुत खुशी का इजहार करते। ज़ाहिर आमिर को लेकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया था कि उसे अलल ऐलान इस बात का इकरार था कि वो ज़ाहिर आमिर को चाहती है। बाकी सब की तरह वो लोग भी जल्द ही ज़ाहिर आमिर नामी बंदे के बारे में जान गए थे। उन्होंने उन दोनों के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खाने पर एहतमाम किया हुआ था। नीचे ज़मीन पर ही दस्तरखान बिछा हुआ था और वो सब वहीं विराजमान हो गए। आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ़ किया है, ज़ाहिर ने प्लेट में सालन निकालते हुए कहा। अरे बेटा कहाँ, हम तो ढंग से कुछ कर ही नहीं पाए। मुझे तो जब पता चला कि ज़ायशा बिटिया अपने दुल्हा के साथ आ रही है तो सच मानो जी में आया कि 7 रंग के खानों से
दस्तरखान भर दूँ। मुस्तफ़ा की बीवी ने सादगी से जवाब दिया, जिस पर ज़ाहिर खुलकर मुस्कुरा दिया। ये भी बहुत कर लिया है आप दोनों ने, और खाना बहुत लजीज बना है। मैं मुस्तकबिल में ज़ायशा को लाया करूँगा आपके पास, इसे भी अच्छा खाना बनाना सिखाइएगा। वो खाने के साथ इंसाफ करते हुए उनसे हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर रहा था, जिसका मकसद उन दोनों मियाँ बीवी की झिझक को कम करना था कि वो यहाँ अपनी हैसियत और मर्तबे से उन्हें मरूब करने तो हरगिज़ ना आया था। ऐसी ही छोटी छोटी बातों में उन्होंने खाना खाया तो उन दोनों को कमरे में बिठाकर परवीन बर्तन उठाने लग गई। बात सुनो, ज़रा तन्हाई मुयस्सर आती उसने ज़ायशा को मुखातिब किया। ये तुम अपने पास रखो और जाते हुए दे देना इनको। किसी के घर खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। लाने को तो मैं बहुत कुछ ला सकता था, मगर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं फ्रूट्स और मिठाइयों के टोकरे सारे मोहल्ले का चक्कर लगाकर यहाँ तक लाता। यकीनन लोग देखते और ये बात सबकी नज़रों में आती, और जिसके मुंह में जो बात आएगी वो कर देगा। मैं किसी सफ़ेद पोश की खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए सोचा यह मुनासिब नहीं रहेगा, और बेकार में इतनी चीज़ें इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। कि आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि कुछ ऐसा दें जो सामने वाले के काम आए, और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस तरह के सामने वाले को ये महसूस ना हो कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि इस आजिज़ी और इनकसारी के साथ दें कि जैसे ये तोहफ़ा कबूल करके वो हम पर एहसान कर रहा है। इस एनवेलप में कुछ पैसे हैं, मैं अगर दूंगा तो शायद वो लोग हिचकिचाहट महसूस करें। तुम्हें बेटी कहते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती तुम थमा देना। किसी ने तुम्हारे बारे में मुझे ठीक ही कहा था कि ज़ाहिर शामिर जैसे लोग किस्मत से मिलते हैं, और अगर खो जाएं तो उससे बड़ा कोई खसारा नहीं। मैंने जब तुम्हें पसंद किया था ज़ाहिर, तो कुछ नहीं जानती थी तुम्हारे बारे में, तुम बस नज़रों में जच गए थे। मुझे इकरार है कि मैं तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती और वजाहत पर मर मिटी थी, मगर बाद अज़ां तुम्हारे गुरेज और इनकार ने मुझे कुछ हद तक ज़िद्दी भी बना दिया तुम्हारे मामले में। मगर तुम हर रूप में बेमिसाल हो। आज ये दावा कर सकती हूँ मैं कि मुझे खुद से ज़्यादा खुशबख्त कोई नहीं दिखाई देता दुनिया में। तुम मेरा कुल सरमाया हो ज़ाहिर, और मैं अपनी ये पूंजी कभी नहीं खोना चाहूँगी। वो यकटुक उसे देखते हुए बोली कि उस पर वो खुद को रोक नहीं पाई ये कहने से, और आज अरसे बाद उसने ज़ाहिर को आप जनाब के तकल्लुफ़ से हटकर पहले की तरह मुखातिब किया था। इस किस्म के महबूबाना इजहार करने के लिए यही जगह मिली थी तुम्हें। तुम आज मुझसे बच जाओ बीबी, तुम्हें घर जाकर बताऊंगा। बहुत सारे दिनों बाद उसकी तरफ से कोई इजहार ज़ाहिर को दीवाना ही कर गया था, मगर ये जो सब गलत जगह कहकर उसने ज़ाहिर के साथ ज़्यादती की थी, उस पर वो उसे हरगिज़ नहीं बख्शने वाला था। परवीन चाय बना रही थी जब ज़ायशा ने ज़ाहिर का दिया लिफाफा ज़बरदस्ती पूरे मान के साथ उसको थमा दिया। फिर चाय पीकर उन्होंने इजाज़त ली, और शादी के बाद पहली बार उनके घर आने का शगुन और बहुत सी दुआएं लेकर वो लोग रात गए वहाँ से निकले।